नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टारबक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, फिजिक्स के एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए लेके आया था और इसके मैंने 7 पार्ट्स करा दिए हैं, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन आपको करा दिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो नंबर 8 होने वाली है और 151 से शुरू होने वाली है। फ्रेंड देखो, इन क्वेश्चन को कराने का मोटिव एक ये भी था, एक तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, और दूसरी बात, मैंने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं कराए जैसे मैराथन वीडियोस होती हैं। उसका एक रीजन है ताकि आप इस वीडियो को, जो भी आपका पार्ट वीक है, आप उसे देख करके वो कंप्लीट कर सको। जो हमारी सबसे स्टार्टिंग की वीडियो आई थी, आपको उसमें पता होगा कि यूनिट एंड वेक्टर से शुरू किया था, यूनिट डायमेंशन वेक्टर वो सब सिखाया था। उसके बाद उसी में वो इंक्रीज होते चले गए और फिर पार्ट वाइज जो हमारी वीडियो आई है उसमें मैंने पिछले वाले पार्ट में 2 पार्ट में एसएचएम आपका कंप्लीट कराया, एसएचएम वेव साउंड और एसएचएम के एडवांस क्वेश्चन। आज हमारा जो पार्ट चलने वाला है फ्रेंड्स, ये पूरा रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। रे ऑप्टिक्स की कोई भी फेनोमेना हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारे मिरर्स आ जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक आ जाता है, फिर उसी के थ्रू आता है लेंस। लेंस में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद हम जो फेनोमेना होती है जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो भी देखने वाले हैं इसी में। और आईज से रिलेटेड, आईज और विजन जो होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन, वो भी हम देखने वाले हैं। उनका करेक्शन क्या होता है, उसके थ्रू जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कलर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कलर थ्योरी भी वेवलेंथ वगैरह से डिपेंड करती है। वेवलेंथ है, डेविएशन है, तो ये सब चीजें भी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कुल मिला के ऑप्टिक्स के थ्रू, रे ऑप्टिक्स के थ्रू आपको कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। केवल ये 30 क्वेश्चन के अंदर मैं सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा। फ्रेंड्स, एक और बात है, कुछ फ्रेंड्स के डाउट भी आते हैं, जो भी डाउट आते हैं वो भी मैं इन क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाउट इन्वॉल्व है। इन क्वेश्चन के बीच में जो आपके डाउट क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्वॉल्व है। आज तो मैंने 2-3 सेपरेटली भी रखे हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो नंबर 8। फ्रेंड्स, हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1/2, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है आधा, दैट इज 1/2। अब उत्तल दर्पण से कितनी दूर रखी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, तो हमारा यू कितना हो जाता है, -25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं एम इज इक्वल एफ अपॉन एफ माइनस यू से। ठीक है, तो m कितना है, 1/2, f कितना है एज इट इज अपॉन f माइनस माइनस के 25 हो जाता है, u की जगह -25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है f प्लस 25 इज इक्वल टू f। ओके, और 25 इज इक्वल f हो जाता है, तो हमारा f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ भी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखना, ये जो फोकल लेंथ आई है वो पॉजिटिव की आई है। कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 152 पर। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के द्वारा वस्तु का 1/5 गुना प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। इस बार फ्रेंड्स यू बताना है। हमें एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। मुझे बताइए प्लस में रखो माइनस में, प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जो होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, सेम चीज है, मैग्निफिकेशन कितना है, 1/5 है। मैग्निफिकेशन कितना है, 1/5 है। यू बताना है तो एफ बराबर हम यूज कर सकते हैं, एम बराबर यूज कर सकते हैं एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, तो एम हमें दिया हुआ है दैट इज 1/5। एफ कितना है, 30 है, अपॉन 30 माइनस यू। क्योंकि अब की बार अभी यू नहीं पता है तो मैं इसे एज इट इज रखूंगा। ठीक है, तो 30 माइनस यू बराबर कितना हो गया, 5 इंटू 30 या 30 इंटू 5। तो माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 30, दैट इज यू बराबर जो जाएगा -120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यू कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इसके थ्रू आपको वी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। यदि एक अवतल दर्पण से फोकस से कोई वस्तु x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो निम्नलिखित में से क्या उचित होगा। अब ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अवतल दर्पण इस टाइप का होता है, पीछे की साइड पॉलिश्ड होती है और गहरी वाली साइड हमारी कॉन्केव साइड होती है, जो कि हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये वाली पॉलिश सरफेस और ये वाली हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब ये ध्यान दो, उसने कहा कि कोई वस्तु फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स, फोकस का डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये फोकल लेंथ जो फोकस पॉइंट तक की होती है फोकल लेंथ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की रेडियस ऑफ वो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी कह रहे वस्तु जो है ना फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो वस्तु यहाँ पर है, मान लो u जो है वो ये है,
तो ये जो u है ना वो x नहीं है, वो है f प्लस x, समझ गए? क्योंकि वो फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो फोकस दूरी प्लस x, समझ गए? ये चीज हो गई। इसी तरह से उसने कहा प्रतिबिंब जो है y सेंटीमीटर की दूरी पे है। मान लो प्रतिबिंब यहाँ है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा y प्लस f या f प्लस y हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई ये बात, ये कंसेप्ट समझ में आया? तो ये गलती मत करना, ठीक है? तो हमारी अब हमें पता लग गया u बराबर क्या आई है, u बराबर आई है माइनस एफ प्लस एक्स। अब आपको पता लग गया होगा माइनस क्यों लिया। और v बराबर भी क्या आएगी, माइनस एफ माइनस वाई, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए दोनों चीजें नेगेटिव होती है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, चलो अब चलते हैं, हमें हमें निकालना क्या है कि निम्न में से कौन सा उचित होगा, इसमें रिलेशन बता दे। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब जो फ्रेंड्स f है, क्योंकि हम यहाँ f से ही डिनोट करें, तो ये f जो हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होता है। तो माइनस 1/f इज इक्वल क्या हो गया, 1/ माइनस के f माइनस वाई। ओके, और इधर हम प्लस रखेंगे, तो 1/माइनस के एफ प्लस एफ, सॉरी हाँ एफ प्लस होगा, तो ये भी एफ प्लस वाई है और ये भी एफ प्लस एक्स होगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 1/माइनस एफ बराबर क्या हो गया, इसमें ये तो पहुंचा दो साइन तो ऊपर, तो एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एफ प्लस वाई कॉमन आ गया, एफ प्लस एक्स और एफ प्लस वाई कॉमन आ गया। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक साइड तो बचेगा, क्या बचेगा बताओ, एक साइड तो बचेगा एफ प्लस एक्स और प्लस के, या फिर माइनस लगा के, माइनस ही लगा लो यहाँ पे क्योंकि नीचे से माइनस आया था, माइनस एफ प्लस वाई बचेगा। ठीक, अब इसको जैसे भी आप एल्जेब्रिक सॉल्व करते हैं वैसे करो इजीली। तो माइनस एफ इज इक्वल, ऊपर क्या रह गया बताओ, ये रह गया माइनस एफ, ठीक है, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस एफ, फिर माइनस वाई, अपोन में क्या रहेगा, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स एफ स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई जो बराबर हो जाता है, इधर एफ की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा प्लस के एफ स्क्वायर प्लस के एफ एक्स प्लस के फिर से एफ स्क्वायर और प्लस के एफ वाई। समझ गए ना, इसकी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी, ये इधर लेके आया था। तो अब यहाँ से एफ एक्स एफ ये सब कंप्लीट, एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कंप्लीट, कट गया, मतलब कट गया, तो एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई रहेगा, तो एफ बराबर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। दिस इज द रिलेशन। तो फ्रेंड्स आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सॉल्व करके इसलिए दिखाया था कि चीजें समझ में आ जाए कि कैसा भी ये सॉल्व हो सकता है। ओके, मैं सॉल्व करके भी इसलिए दिखाता हूँ, शॉर्टकट इसलिए नहीं बताता हूँ, ताकि आपको ये पता लगे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ गया और ये सोच रहे हैं यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको चीजें पता है, तो वो क्वेश्चन आप उठा के सॉल्व करो, ठीक है? और अगर टाइम भी बचा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनको प्लीज प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। चलते हैं 154 क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु कहाँ होगी? फ्रेंड्स अगर हमारा अवतल दर्पण के सामने यानी कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होता है फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया था, वर्चुअल है तो इरेक्ट होता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, इट मीन्स जो हमारी वस्तु का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कम है, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है। वस्तु से बड़ा तो तभी बनेगा ना, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो गई। तो वस्तु कहाँ पर रखी है? तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, ठीक है। इसका इमेज डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हमारी इसकी पॉलिश सरफेस है, ये इसकी एफ है, ये सी मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी यू हो जाएगी। अब इससे जाने वाली एक पैरेलल, पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से जाएगी, दूसरे वाली अगर आप नीचे से ले जाते हो तो कहीं से भी ले जाओ, चाहे आप इससे ले जाओ, ठीक है, सी से भी ले जा सकते हो या फिर आप इससे भी ला सकते हो, दैट इज पोल से। तो पोल से आने वाली जिस एंगल से आती है, मान लो एंगल ऑफ आई, एंगल आर बनाते हुए जाती है जो कि बराबर होता है, दोनों जहाँ क्रॉस करेंगी वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ऑब्वियसली बढ़ा रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड भी आ रहा है और रियल भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैंने डायग्राम बना दिया आपको। चलते हैं 155 क्वेश्चन पे, 155। एक गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता m इज ग्रेटर देन 1 होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा? फ्रेंड देखो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वो है 1 से बड़ा है, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब जो होगा
वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर लोअर है तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज कम हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर बराबर है तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये सभी केस हैं। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, m बराबर 1 का जो केस होता है वो प्लेन मिरर फॉलो करता है। जो हमारा प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण जो होता है, वो m बराबर 1 का होता है। उसमें हमेशा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूर्य का व्यास 600 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के ध्रुव पर लगभग 32 डिग्री का कोण बनाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने कहा अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है, और इसके ध्रुव से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लो। ठीक है, और इसके ध्रुव पे 32 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से कौन बना रहा है, सूर्य का व्यास, मतलब इन्फिनिटी पे कोई सन था, जहां पे मान लेते हैं ये हमारा सन है बहुत दूर। भाई इन्फिनिटी भी तो होता है सन, सन कौन सा उसके पास ही होगा। ठीक है, अब इससे निकलने वाली ये रेस थी हमारी, खतरनाक सोना हो गया। लो जी, ठीक है, अब इससे निकलने वाली रेज आ रही है, तो ये इसके पोल पर टोटल जो एंगल बना रहा है वो 32 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री बना रहा है, 32 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, 32 डिग्री का बना रहा है। एक बात समझ में आई, ओके, पूरा एंगल। ठीक है, इसके पोल पर। अब उसने कहा इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, दैट इज रेडियस ऑफ आर, यानी सेंटर तक की जो दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, वो पूरी की पूरी 600 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी एफ कितनी होगी। तो एफ जो होती है वो होती है r/2। तो एफ बराबर कितनी हो जाएगी, एफ बराबर जाएगी 300 सेंटीमीटर, दैट इज 600/2। भाई सीधी सी बात है, आर बराबर कितना है, 600 है, तो 300 सेंटीमीटर होगी। अब आपको ऑब्वियसली नेगेटिव रख लो, बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इसको यूज नहीं करने वाले। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? ओके, अब यहाँ पर एक छोटा-सा कांसेप्ट है जो हिडन है, हमें निकालना क्या है कि अवतल गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास निकालना है। यानी कि पूरी की पूरी जो इमेज बन रही है, उसका व्यास निकालना है, यानी कि पूरी की पूरी ये निकालनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। समझ गए? हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, व्यास निकालना है पूरा। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, इसका फोकस पे क्यों बना? इसका फोकस पे क्यों दिखाया आपने इमेज? तो फ्रेंड ध्यान से सुनो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। अब चाहे इसमें सूरज आ जाए, चांद आ जाए, तारे आ जाए, अनंत पर रखी हुई किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है या बहुत दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात तो पता लग गई कि फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसमें एक ट्रायंगल बनाता हूँ। एक बिंदु तो हो गया P, एक मेरा बिंदु हो गया F। ये दूरी है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे जो है ये पूरी डिस्टेंस बतानी है जो मैंने ग्रीन कलर से की, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इस डिस्टेंस में एक चीज मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली रेखा है, इसका टोटल एंगल 32 है। तो अगर मैं इसमें आधे में एक ट्रायंगल बनाऊं, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मुझे बताओ एफ पी बराबर कितना है, 300 सेंटीमीटर है, जो मेरी एफ के बराबर है। ओके, और जो इतनी है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, जो ए बी है, क्या मैं वो कह सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज का आधा है। सॉरी फॉर द पेन, हाइट ऑफ इमेज का आधा है, बिल्कुल है, हाइट ऑफ इमेज का आधा रह गया ये पूरा, क्योंकि पूरे को मैंने व्यास माना। हाइट ऑफ इमेज का आधा हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं एच आई नहीं निकाल सकता? ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये 16 डिग्री नहीं हो जाएगा? पूरा एंगल 32 है तो ये 16 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बात सुनो, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, दैट इज आप क्या कहते हो इसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज HI/2 डिवाइडेड बाय F। समझ गए? तो ये हमारा आधार है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन एफ पी किया मैंने। ठीक है, अब तो क्लियर। तो tan 16 डिग्री इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज बाई 2, पूरे का बाई 2 है ये, ठीक है, डिवाइड बाय 300। अब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 डिग्री का, देखो यहाँ पे 0.0046
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 300। तो हाइट ऑफ इमेज का आधा कितना आ गया, वो आ गया 300 इंटू 0.0046। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 0.0046। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपकी आ जाएगी 2.76 सेंटीमीटर। बस इतनी सी इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, 2.76 की पूरी व्यास समेत दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? यानी पूरा सूरज जो आपको दिखाई दे रहा है उसका साइज क्या है, 2.76 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए? ये आंसर था। और जो इसमें ये है ना मिरर, ये भी छोटा नहीं है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर की फोकल लेंथ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। फ्रेंड्स, अपवर्तनांक बताना है माध्यम का। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल वैक्यूम में V इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय V इन द मीडियम। ठीक है, कि वैक्यूम से मीडियम में कितनी रहेगी, बस ये देख लो। वैक्यूम में कितनी थी, 3 × 10⁸, कितनी रह गई, 2.4 × 10⁸। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3/2.4 दैट इज 30/24 दैट इज 5/4। ओके, दोनों 6 से कट गए ना, इसलिए तो हमारा आंसर क्या आया, ए इज द करेक्ट आंसर, 5/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो वैक्यूम से मीडियम जिसकी भी निकालनी है उसके नीचे रख लो यहाँ। फ्रेंड्स 158 देखते हैं। एक कांच की प्लेट के अंदर एक छोटा सा बुलबुला हवा का बुलबुला है। एक प्रेक्षक को यह बुलबुला कांच में नीचे की ओर लंब रूप में देखते हुए नजदीकी सतह से 2 मीटर की दूरी पर दिखता है। मान लो एक कांच की प्लेट है, उसमें एक बुलबुला है, उसने बिल्कुल लंब रूप में देखा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, उसने देखा कि ये 2 की दूरी पर दिख रहा है। ठीक है, उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी? कांच का जो अपवर्तनांक है वो दिया है म्यू इक्वल 1.5। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये क्वेश्चन आएंगे ना आपके डेप्थ वाले, तो इनके लिए क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगता है म्यू इक्वल लगता है रियल डिस्टेंस या रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट मतलब जो आभासी है, ठीक है, वो वाली डिस्टेंस। तो म्यू इज इक्वल हो जाता है वास्तविक दूरी बटे आभासी दूरी। अब ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो म्यू कितना है, 1.5। वास्तविक मुझे निकालनी है, वास्तविक एज इट इज रख दो। और आभासी कितनी है, आभासी है 2, सॉरी 3 नहीं 2, मैंने तो आंसर ही लिख दिया डायरेक्ट। आभासी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो मेरी जो वास्तविक दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, बताओ जल्दी से। वास्तविक जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 mm। उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 3 mm। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स यही होगा, जो भी अपवर्तनांक होता है उसके कारण जो हमें दिखती है वो दूरी कम हो जाती है। होती ज्यादा दूरी है लेकिन वो कम हो जाती है। और ये हर जगह काम करता है, चाहे स्विमिंग पूल हो चाहे कुछ भी हो, सेम कंसेप्ट आप यही लगाओगे, रियल अपॉन एपेरेंट। याद रख लो, म्यू इज इक्वल रियल अपॉन एपेरेंट। ओके, ठीक है, यानी वास्तविक दूरी बटे आभासी दूरी, ये सब जगह काम कर जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 158 क्वेश्चन है। चलते हैं 159 पर। तो 159 है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? फ्रेंड्स कोई भी कोण क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल कब होता है? क्रिटिकल एंगल कब होता है? तो फ्रेंड्स कोई भी कोण क्रिटिकल एंगल जिसे हम एंगल सी कहते हैं, वो एंगल आई ही होता है। एक बात तो ये क्लियर है। ठीक है, तो ये कैसे हम कंडीशन दिखाएंगे, देखो। मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है, वो एंगल आई से गिरती है। इस आई के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाए, पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि ये रेज यहाँ ना जा करके ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है पूरी की पूरी 90 डिग्री पे जाए, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ पर जाए, इस तरह से। ठीक है, ये कितना हो जाए, रिफ्लेक्टर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब ऐसे एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो एंगल सी एक एंगल आई ही है, यानी क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल फॉर विच जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इतनी बात क्लियर। अब ये कहना है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? अब एक फॉर्मूला सुन के जाओ। फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल 1/sin c। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अगर आपको उसका क्रिटिकल कोण पता है तो उससे निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल 1/sin c। तो म्यू हमें निकालना है, अपवर्तनांक हमें निकालना है। साइन सी दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√2। कितना आएगा, 1/√2।
ठीक है, तो 1/1/√2 दैट विल बी म्यू इक्वल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा 1.414। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया। अब फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ध्यान दो, एग्जाम में ऐसे कोई सिंपल टर्म्स नहीं आने वाली, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया और ये चीज भी समझा दी। ठीक है, अब इसी में क्रिटिकल एंगल में एक और टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, सुनो। ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता क्या है कि हमें पता है लाइट अंदर जाएगी ही जाएगी, पार करेगी, लेकिन कभी कभी इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी, अगर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, यानी जिसके लिए 90 डिग्री थी ना उससे भी ज्यादा हो जाए, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट बिल्कुल भी मीडियम में नहीं जाएगी, वापस टकराकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में इंसिडेंट एंगल अगर ये वाला एंगल आई एंगल सी से भी ज्यादा है, सी से ज्यादा है, तो लाइट वापस आ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखना। और ये कब होता है, जब ये वाला मीडियम डेंस हो जिसमें जानी है, और जो बाहर वाला मीडियम हो वो रेयर हो। ओके, डेंस टू रेयर में। चलते हैं 160 क्वेश्चन पर। एक बीकर की तली में कोई वस्तु रखी है तथा बीकर में 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव भर दिया जाता है। यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 4/3 हो तो वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, ये कह रहे हैं एक बीकर की तली में कोई वस्तु रखी है, मान लो यहाँ पे कुछ रखा, ठीक है। अब इसमें 12 सेंटीमीटर तक पानी भर दे, ये जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपको पता है ये जो हाइट आई, मुझे बताओ ये जो 12 सेंटीमीटर है ये कैसी है, ये उसकी रियल डिस्टेंस है। कैसी है, रियल डेप्थ है। भाई रियल ही तो है, नीचे बिल्कुल तली तक रियल है, तली भी रखी हुई है वो। लेकिन क्योंकि जो ये है इसका अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक कितना है, द्रव का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल 4/3 है। तो हमें पता है ये कुछ ना कुछ अपरेंट जो है ऊपर को रहेगी, यहाँ को दिखेगी, तो हमें ये वाली बतानी है, दैट इज अपरेंट बतानी है। तो म्यू इज इक्वल क्या होता है, रियल अपॉन अपरेंट, दैट इज वास्तविक। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ फ्रेंड सब चीजें, वास्तविक बटे आभासी। तो वास्तविक कितनी है, वास्तविक बताओ कितनी है 12, आभासी हमें निकालनी है, दैट इज अपरेंट रख लेता हूँ। ठीक है, म्यू कितना है 4/3, तो 4/3 इज इक्वल 12 अपॉन अपरेंट। तो अपरेंट की वैल्यू बता दो, आभासी जो डेप्थ है वो बता दो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12 × 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई। लेकिन लेकिन उसने कहा वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। कितने उठ गई फ्रेंड्स, ये 9 सेंटीमीटर आई है, टोटल 12 थी, कितने सेंटीमीटर उठ गई, 3 सेंटीमीटर। तो उठी हुई प्रतीत होगी, उठी हुई कितनी हुई, 12 - 9 दैट इज 3 ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही है गहराई से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है ये। 161, वायु के सापेक्ष के कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ANG, इट मींस वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, एयर रिस्पेक्ट ग्लास 1.5। ठीक है, और उसने कहा कांच के सापेक्ष हीरा, दैट इज NGD, डायमंड। ठीक है, तो ये कितना है 1.61। हमें क्या बताना है, वायु के सापेक्ष हीरा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीजन है। आपको देखो जो चीज हटानी है उसको बराबर बराबर रख के मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1.50 इंटू 1.61, दिस विल बी 2.41। ओके, सो क्या आंसर आएगा, 2.41। चलते हैं 162। पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर स्थित व्यक्ति को स्वच्छ पानी के तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से ये सिक्का छुआ जाएगा जबकि पानी का फर्नांक 4/3 है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको मेहनत भी करनी पड़ती है इनमें। तो देखो इसका कंसेप्ट ये है, मान लो एक पानी की तली है, ठीक है, एक पॉइंट बना लेते हैं ऐसा। ओके, पानी की तली है। अब इस पानी की तली से 1 मीटर ऊपर, ठीक है, 1 मीटर ऊपर जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, उसे एक सिक्का, ठीक है, मैं ये पॉइंट कहीं भी मान सकता हूँ, तो ये इसे एक सिक्का कितना दिखाई दे रहा है, मान लो ये फ्लैट ही मान लेते हैं। उसे एक सिक्का जो दिख रहा है यहाँ से पूरा का पूरा 3.4 मीटर पर प्रतीत हो रहा है।
ठीक है? 3.4 मीटर पर प्रतीत होता है ऊपर से, जबकि 1 मीटर का वो खुद है। तो मुझे बताओ ये जो आभासी गहराई हो गई वो कितनी हो गई? 2.4 मीटर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ मुझे। भाई प्रतीत तो हो रहा है या एपेरेंट ही तो है टोटल? 3.4 दी एपेरेंट। एपेरेंट में से जो पानी के अंदर है वो तो कम हो सकती है, लेकिन जो ऊपर है 1 मीटर वो तो कम नहीं हो सकती। तो मेरी एपेरेंट कितनी आ गई? 2.4 मीटर आ गई। 1 मीटर ऊपर की घटा दी, 2.4 मीटर पानी की आ गई, ठीक है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से सिक्का छुआ जाए ताकि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। अब ये कह रहा है टोटल कितनी लंबी आपको रोड चाहिए, तो कितनी चाहिएगी? जो इसकी एपेरेंट हाइट है वो प्लस 1 मीटर। ध्यान दो, जो भी इसकी एपेरेंट एक्चुअल हाइट आएगी, दैट इज एक्चुअल जो हाइट आएगी रोड की या एक्चुअल जो डेप्थ आएगी उसमें 1 मीटर और प्लस करना पड़ेगा, ठीक। तो हमें बताया एपेरेंट डेप्थ 2.4 आ रही है, ठीक है। म्यू जो दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, वाटर का होता है, ठीक है। तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगी? तो रियल डेप्थ हो जाएगी म्यू मल्टीप्लाई 2.4। फॉर्मूला यही होता है, अभी बताया था उसमें देख लेना। 4/3 मल्टीप्लाई 2.4, पॉइंट उठा के नीचे 10, ठीक है। तो आप ये इजिली काट लो, ये हुए 8 टाइम्स, तो 8 चौक 32, 32/10 दैट इज 3.2 मीटर की डेप्थ आ गई। अब ये तो डेप्थ आई है केवल किसकी? तली की, जो मतलब तालाब की असली गहराई है। तालाब की असली गहराई, वास्तविक गहराई आ गई। मुझे तो छड़ चाहिए कितनी लंबी, तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? छड़ की लंबाई हो जाएगी 3.2 जो कि तालाब की गहराई है प्लस 1 मीटर, दैट इज 4.2 मीटर की चाहिएगी। सो 4.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर ए। 163 की बात करते हैं। 163 है, एक तेल की पतली परत पानी पर तैर रही है। एक प्रकाश किरण 45 के आपतन कोण पर तेल की सतह पर आपतित होती है। किरण द्वारा पानी के अंदर बने अपवर्तन का उनका मान होगा, तेल का अपवर्तनांक 1.45 और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कंसेप्ट भी छुआ है। इन्होंने कहा एक तेल की पतली परत पानी के ऊपर तैर रही है। मान लो ये पानी है और इसके ऊपर ऑयल की एक बहुत पतली सी लेयर तैर रही है, ठीक है। अब वायु में कोई प्रकाश की किरण आ रही है कितने डिग्री से? 45 से। कितने डिग्री से? 45 डिग्री से, ठीक है। तो किरण द्वारा पानी के अंदर बने अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ये पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये क्या होगा? तो हमें लॉ तो पता है हमारे पास क्या होता है, बताओ क्या होता है? म्यूजिकल क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। लेकिन बात ये करना है कि ये जो तेल के साथ दे रहे हैं, क्या तेल के साथ अंदर पानी से ही फर्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स सुनो, अगर तेल की बहुत पतली परत है, ठीक है, बहुत पतली परत है, तो इसलिए हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि वो ना के बराबर है। क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अब ना के बराबर मानने से क्या होगा कि हम ये मान सकते हैं कि जो लाइट की रेज़ आ रही है, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 है सीधी-सीधी, और पानी में जाके रिफ्लेक्शन हो गया, दैट्स इट। तेल के अपवर्तनांक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसकी कोई थिकनेस होती, तो हम क्या सोचते? मैं आपको सारी कंडीशन बताता हूँ। अगर इसमें थिकनेस होती, तो थिकनेस के लिए क्या होता? एक लेयर ऑयल की भी बनती, एक लेयर ऑयल की भी बनती, और फिर जो आपका रिफ्लेक्शन होता, वो कुछ ऐसा होता। पहले इसमें आता, फिर ये थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करता, फिर पानी और रिफ्लेक्ट करता। समझ गए? तब हमारा रिफ्लेक्शन होता। लेकिन क्योंकि ये जो परत है वो बहुत ही पतली है, तो हम इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके? समझ गए? तो बस इससे डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो 1.33 से। तो 1.33 इज़ इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आर मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा साइन आई दैट इज़ साइन 45 डिग्री अपॉन 1.33। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 जो होता है 0.70 डिवाइडेड बाय 1.33। तो साइन आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 0.53। कितना देगा? 0.53। तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.53। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। एक लेंस को पुस्तक के छवि पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। पुस्तक लेंस से कहाँ होगी? फ्रेंड देखो, एक तो ये वाला जो है, मैं आपको बता दूं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप से है। आप कहोगे सर सिंपल माइक्रोस्कोप तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसे जूमिंग लेंस भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? ज़ूमिंग लेंस। और ज़ूमिंग लेंस का एक कांसेप्ट है कि किसी भी वस्तु से के अक्षर अगर उसे बड़े देखने हैं, किसी भी चीज़ के अक्षर बड़े देखने हैं, तो उसे वस्तु कहाँ रखनी होगी? उसे वस्तु रखनी होगी फ़ोकस एंड पोल के बीच। पोल नहीं, चूँकि मिरर नहीं है, लेंस है, तो लेंस के लिए होता है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के लिए क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर के बीच। यानी कि जो हमारा फ़ोकस बिंदु है, वह जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज़ प्रकाशिक केंद्र के बीच रखनी होती है। ठीक है? सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या हमारा ख़ास बात क्या है? सुनो, मैं बना के बताता हूँ। देखो, एक तो जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया। अब इसमें जो एफ है ये है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये एफ है। आप ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखोगे बीच में, ठीक है? तो मुझे बताओ इसकी जो 2 रेज़ चलेंगी वो कैसे चलेगी? हमें पता है एक तो चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाती है फ़ोकस से। मान लो इस साइड वाला एफ ये है, ठीक है? दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इधर जाके तो मिलेंगी नहीं, हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं? उसी साइड पीछे बढ़ाते हैं जिस साइड हमारे ऑब्जेक्ट है। तो जब ये आप ये पीछे बढ़ाओगे तो आपको पता ही क्या होगा? ये एक ये वाली इमेज बनाएगी इतनी बड़ी। क्या बनाएगी? ये वाली इमेज बनाएगी। और ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है? और यही हमारा इसका डायग्राम भी है। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप या ज़ूमिंग लेंस का डायग्राम कहते हैं, ठीक है? तो इसके केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ ही है? एफ और ओ के बीच। और इसी केस में केवल जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस केवल इसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलते हैं क्वेश्चन 165 पर। 165 है, एक लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यदि इसके संपर्क में एक ही अन्य लेंस लगा दिया जाए, तब इसकी सम्मिलित दूरी -40 सेंटीमीटर हो जाती है। दूसरे लेंस की शक्ति बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी, पहले बताओ शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल होता है P1 + P2, यानी कितने भी लेंस हो जाए सबके सम को जोड़ दो, टोटल शक्ति आ जाती है। उन लेंसों की शक्ति आ जाती है टोटल की। ठीक है? अभी कहते हैं फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है एक लेंस की, तो मैंने मान लिया जो f1 है वो 20 सेंटीमीटर है। और क्योंकि प्लस की रखी है तो प्लस की हो गई। तो मुझे बताओ इसके लिए P1 बराबर क्या आ जाएगा? P1 होता है 1/f1 और f1 होना चाहिए मीटर में। तो मीटर में तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास सेंटीमीटर में है। तो मैं इसे मीटर में रखने के लिए 100/f1 कर दूँगा, दैट इज़ 100/20 कर दूँगा। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू होगी 5D। P1 की कितनी वैल्यू होगी? 5D आ गई, ठीक है? अब जो मेरा f2 है, वो मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है? ठीक है, F2 मुझे नहीं पता, F2 नहीं पता तो P2 भी नहीं पता, लेकिन P पता है। P निकाल सकता हूँ कैसे? क्योंकि मुझे कंबाइंड फ़ोकस पता है, कंबाइंड फ़ोकस पता है। तो F बराबर कितनी है? -40, ठीक है? तो P बराबर कितनी हो गई इसकी? बताओ 100/-40, तो माइनस के 2.5D हो गई, माइनस के 2.5D हो गई, ठीक? अब देखो P1 और प्लस P2 से, P इज़ इक्वल P1 प्लस P2 से, P2 मुझे निकालनी है तो P2 बराबर क्या होगी? P1 माइनस P। P कितना है? 5, माइनस कर दो P दैट इज़ 2.5 माइनस के, ठीक? तो P प्लस 2.5 दैट इज़ 7.5D हो गई सेकंड वाले की। क्या होगी? 7.5D। और ये माइनस का है प्लस का? ये प्लस का आ रहा है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। सो ये प्लस की आएगी फ्रेंड्स। किस में आएगी? ये आएगी प्लस की। ओके, इसको ध्यान रखना कि ये प्लस की आ गई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 166। 166 है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उनके बीच रखे उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक और छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेंस से मोमबत्ती की दूरी क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, इसमें कंसेप्ट हम लगाएंगे दैट जो हमारा लेंस होता है उसके सामने मोमबत्ती रखी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और दूसरी साइड जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन लगी हुई है वो हमारी इमेज क्योंकि उसी पे बन रही है तो वो हमारी एक तरह से क्या हुई? हमारा इमेज हुआ। यहाँ पे इमेज है। ठीक है? तो मोमबत्ती की जो डिस्टेंस है लेंस है वो u हुई दैट इज़ वस्तु की दूरी। और जो हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस है वही v दैट इज़ इमेज की दूरी। ये बात तो क्लियर हो गई सबको? ठीक है।
अब ये ध्यान दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी बिल्कुल मोमबत्ती से लेके स्क्रीन तक की जो दूरी होती है उसे हम डी से डिनोट करते हैं और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस यू प्लस वी। यू प्लस वी होता है, ठीक है। अब डी बराबर माइनस यू प्लस वी अगर मैं करूँ और मैं यू को एज इट इज रख लूँ तो वी की वैल्यू बताओ क्या आएगी? बताओ जल्दी से। डी बराबर क्या है? 90 है। हाँ, डी की वैल्यू रख लूँ 90, ठीक है। तो डी बराबर तो 90 हो गया माइनस यू प्लस वी। तो वी बराबर मैं क्या रख सकता हूँ? वी बराबर मैं रख सकता हूँ दैट इज 90 प्लस यू। क्या रख सकता हूँ? 90 प्लस यू रख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर? तो वी बराबर मैं रखूंगा 90 प्लस यू एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में ये माइनस यू है बाकी नहीं। तो यू एज इट इज रहेगा, तो u बराबर तो u होगा, v बराबर 90 प्लस u होगा, f बराबर जो मुझे दी है वो 20 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, वो भी पॉजिटिव की क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू से। तो 1 अपॉन वी दैट इज 1 अपॉन 90 प्लस यू और माइनस के 1 अपॉन यू। एलसीएम ले लेंगे तो 90 प्लस यू इंटू यू, एक साइड तो चला गया u माइनस के हो गए 90 माइनस यू, क्योंकि ऊपर जाके जब 90 प्लस यू होगा माइनस के कारण हो जाएगा। तो यहाँ देखो u से तो u कैंसिल हो गया, इधर है 1 अपॉन 20, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर करता हूँ, तो 1 अपॉन 20 जब u से u कैंसिल हो गया तो ये हो गया 90 प्लस यू इंटू यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसकी इधर इक्वल हो गया माइनस के 1800। अब u के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 90u प्लस 1800 इज इक्वल 0। अब यहाँ से u के दो फैक्टर आएंगे, एक तो आएगा u बराबर -60, एक आएगा u बराबर -30, ठीक है फ्रेंड। दो फैक्टर आएंगे यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वैसे आपको पता भी लग रहा होगा इजीली यही सॉल्व करके यही आंसर है। अब इनमें से कौन सा आंसर है यही सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक बात ध्यान दो, ये कह रहा है वास्तविक छोटा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। तो फ्रेंड अगर आपको छोटा प्रतिबिंब बनाना है, खास करके किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है दैट यू शुड बी ग्रेटर देन 2 ऑफ एफ। यू जो होना चाहिए 2f से बड़ा होना चाहिए, फोकल लेंथ के डबल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं u बराबर 60 रखता हूँ, इट विल बी 2 इंटू 40, 2 इंटू 20 दैट इज 40। तो ये तो वैलिड है, तो u बराबर -60 तो वैलिड है। लेकिन अगर मैं u बराबर 30 रखता हूँ तो 2 इंटू 20 दैट इज 40, ये वैलिड नहीं है। तो हम u बराबर क्या रखेंगे? u बराबर रखेंगे 60 सेंटीमीटर। अब माइनस का नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, u बराबर 60 आ गया, माइनस तो इंटरवेंशन के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो u बराबर क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो ये फंडा भी याद रखना कि छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से आपके पास u जो होना चाहिए वो डबल f से ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। 167 है 1.5 अपर्तनांक वाले लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितने का अपर्तनांक है? 1.5। यदि पानी का अपर्तनांक 2.0 हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी उस लेंस को हमने पानी में डुबो दिया और जिसका अपर्तनांक 2.0 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन आया है ये मैं कह सकता हूँ ये आया लेंस मेकर फॉर्मूला से। आपने पढ़ा भी होगा, हर साल एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला डील करता है कि जब एक लेंस को एक मीडियम से जिसमें फोकस दूरी पता हो उससे दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, उसमें फोकस दूरी निकालनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ। 1 अपॉन एफ इज इक्वल होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ R1 और R2 अलग-अलग भी हो सकती है, R1 और R2 सेम भी होती है, ठीक। तो 1 अपॉन F यानी कि किसी भी मीडियम में फोकस दूरी दैट इज हमारे पास पहले एयर है, तो 1 अपॉन FA इज इक्वल उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या हुआ? 1, ठीक है, -1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। मैं इस चीज को पहले लिख दूं, जो यहाँ म्यू है, ये जो म्यू है आपको इसकी में हमेशा क्या रखना है? इसमें हमेशा आपको रखना है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है वो रखना है, ठीक है। क्लियर? तो 1 अपॉन एफ ए दैट इज 20, ठीक है, इज इक्वल 1 अपॉन ये कितना है लेंस का 1.5 और एयर का कितना है इसके रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5 और यहाँ से 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 10। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये चीज आ जाती है। अब इसमें एक चीज और है, कई बार बुक्स को आप हो सकता है आपको बुक्स में आपको ये लिखा मिले कि 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 की जगह जी लिखा मिले या कुछ भी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग मान लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी टर्म्स को बार-बार रिपीटिंग नहीं किया जाता, ठीक है? तो ये चीज़।
आ गया? अब ये तो आई एक मीडियम से, अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है? वाटर। तो वाटर के अंदर द फोकल लेंथ दैट इज 1/fv इज इक्वल, मुझे बताओ क्या आएगा? ऊपर आएगा लेंस का अपवर्तनांक दैट इज 1.5 और डिवाइडेड कर दोगे वाटर के अपवर्तनांक से दैट इज 2.0, क्योंकि दोनों के दोनों एयर के रिस्पेक्ट में है, और इनटू में क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो 1/Fw इज इक्वल, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? देखो इसे आप ऐसे कर सकते हो, 1.5 माइनस 2.0 डिवाइड बाई 2, ठीक, इंटू 1/10। तो 1/Fw यानी कि फोकल लेंथ इन वाटर 0.5 माइनस के 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/10। अब यहाँ से इसको देख लो, पॉइंट हटा के नीचे लगाओगे, 5/20 हो गया, 5/20 का मतलब क्या हो गया? 1/4, तो माइनस के 1/4 हो गया। 1/Fw इज इक्वल माइनस 1/4 इंटू 1/10। तो 1/Fw इज इक्वल क्या हो गया? माइनस के 1/40। तो Fw इज इक्वल क्या हो गया? माइनस के 40 सेंटीमीटर, यानी कि पानी में फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस के 40 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स लेंस मेकर फॉर्मूला से हमेशा आपको 2 ही बार यूज करना पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर होगी। दूसरी इस फॉर्मूला में याद रखना, अगर कभी आपको एक ही बार वाला फॉर्मूला दे दिया जाए और उसमें फोकल लेंथ पूछ ली जाए, तो आप ये ध्यान रखो 1/R1 और R2 की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर देंगे। यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी लेंस होता है, मैं उसके लिए समझा दूं, इसमें जो R1 और R2 है उसका मतलब क्या है? एक तो एक साइड वाली डबल फोकस, एक तो एक साइड वाली R1, ठीक है, और एक दूसरे साइड वाली R2, ठीक है, ये चीज होती है। तो एक तो हमारे पास आ सकती है नेगेटिव में और एक हम रखेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको R1 और R2 की वैल्यू रखनी भी पड़ जाए, तब आप R1 और R2 में से किसी एक को माइनस, किसी एक को प्लस रखोगे, ठीक है, जिसके कारण ये जो फॉर्मूला होता है अंदर साइन जो है नेगेटिव का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या फिर जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है, वो रखनी है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ये चीजें नोट करनी है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं 168 पर। वस्तु तथा स्क्रीन के बीच लेंसों की दो स्थितियों में यदि आवर्धन m1 और m2 हो तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी d हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फ्रेंड्स बहुत अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंसेप्ट से बताता हूँ, क्योंकि अगर डेरिवेशन करने बैठे बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है d/m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ये होता है। फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला आता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, जो होता है लेंस के डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए, ठीक है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो लेंस के डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी। अब यहाँ डी स्क्वायर है, वो है ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है। डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस, अलग अलग पोजिशन के बीच की डिफरेंस, ठीक है, पोजिशन ऑफ लेंस। और बाकी बस एज इट इज है, तो इस फॉर्मूले से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं 169 पर। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। फ्रेंड देखो, जो आंख का लेंस होता है वो कोई फिक्स लेंस तो होता नहीं, उसकी जो शेप है अकॉर्डिंगली चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। किसकी मदद से होती है? सिलेरी मसल्स से, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या होते हैं? देखो इस टाइप की मसल्स होती है जिनके बीच में लेंस होता है, ठीक है। अब लेंस क्या होता है? अगर पतला होगा, ठीक है, अगर लेंस पतला होगा यानी थिन होगा, तो वो क्या करता है? वो दूर की चीजों पे फोकस करता है, दैट इज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। यहाँ लिख देता हूँ फोकस एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दैट इज दूर की वस्तुओं पर, ओके। और अगर लेंस थिक होगा, दैट इज मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो इट विल फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो फोकस करेगा पास की वस्तु पे, ठीक है। अब ये चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके। अब सिलेरी मसल्स क्या करेंगी? देखो सिलेरी मसल्स अगर नीचे को हो जाए, मतलब कि सिकुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेंगी? लेंस की थिकनेस को बढ़ा देगी। अगर ये सिकुड़ गई तो लेंस की थिकनेस को बढ़ा देगी, ठीक है, फर्स्ट केस। अगर ये दूर हो जाए, अगर ये दूर हो जाए, दैट इज रिलैक्स कंडीशन इसे हम कहते हैं। अगर ये रिलैक्स हो जाए, ये है कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन। अगर ये सिकुड़ जाए, ठीक है, रिलैक्स हो जाए, तो क्या होगा? ये फैल जाएंगी, दूर हो जाएंगी, दैट इज जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, और इसकी मदद से ये फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आइस का जो लेंस होता है वो दोनों जगह देख सकता है, और जब हमारा लेंस देख नहीं पाता,
उसका भी कारण यही होता है कि सिलियरी मसल्स पे इतना लोड पड़ता है कि वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर देखना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो मसल्स अपनी एबिलिटी को खो देती है चेंज होने की, और इसके कारण ही हमारी जो आई साइड है वो वीक हो जाती है। ठीक है, चलते हैं 170 पर। दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कितने का होगा, ये बताना है। तो फ्रेंड देखो, इन्होंने कहा आँख को सामान्य बनाने के लिए। वैसे तो आँख कभी सामान्य नहीं बन सकती जब एक बार दिक्कत हो गई। मेन बात क्या है इसमें, एक जो चीज़ छुपी हुई है वो ये कि आँख का दोष दूर ही नहीं करता। चश्मा जो है लेंस को ठीक ही नहीं करता। चश्मा एक मतलब एक तरह से आप इमेजिनरी फंक्शन खेलता है। वो फंक्शन ये खेलता है कि इंसान जहाँ देख रहा है, जहाँ तक उसको साफ दिख रहा है, वहीं पे साफ दिखाओ, बस ये इसका कांसेप्ट है। चाहे दूरदृष्टि दोष हो, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, दोनों का केस यही है कि वो जहाँ की चीज़ें साफ देख सकता है, उसके सभी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उठा के वहीं बना दो, उसको वहाँ दिख रही है तो ठीक है। बस ये इतना सा कांसेप्ट है। अगर आपने इस कांसेप्ट को पकड़ लिया, आपको ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो 20 सेंटीमीटर पर है, लेकिन उसकी आँख जो है वो देख सकती है 40 सेंटीमीटर पर। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब उसका मैं बना दूँगा किस पे? 40 सेंटीमीटर पे। यानी इमेज जो अगर मैंने 40 सेंटीमीटर बना दी तब तो उसे दिखेगी ना, क्योंकि वो पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ें तो देख पा रहा है। दैट्स इट। बस अब दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, पास की देख पा रहा है, तब क्या करोगे? तो दूर की चीज़ों की इमेज उठा के पास में बना दो। बस ये कांसेप्ट है, आँख के दोष को दूर करने का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। ठीक है, यानी उसमें क्या हुआ बताओ? उसकी आइज़ में कौन-सा डिफेक्ट आया और क्यों आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है? -25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और उसका जो डिफेक्टेड नियर पॉइंट हो गया, यानी कि वो उससे ज़्यादा साफ नहीं देखता। डिफेक्ट जो नियर पॉइंट हो गया कि इससे पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो हो गया -40 सेंटीमीटर। यानी वो 25 सेंटीमीटर जो होना चाहिए, उसकी बजाय वो कितना हो गया? -40। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को उठा के कहाँ रख देंगे? 40 पे रख देंगे। समझ गए? ये 20 सेंटीमीटर जैसे मैंने बताया था एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। समझ गए? ठीक है, क्लियर? ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसकी फ़ोकस। तो 1/f क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस यूज़ होगा। तो 1/v दैट इज़ -40, 1/u दैट इज़ -25। ओके, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनानी है? -40 पे। तो -1/40 प्लस 1/25, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ गया 200, ऊपर आ गया 5 माइनस के, ठीक है? माइनस के 5 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया 3/200। तो 1/f, तो f बराबर कितना हो गया? 200/3। ये इसकी फोकल लेंथ आ गई इतने सेंटीमीटर। अब बताओ फोकल लेंथ कैसे आई है? फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस यूज़। कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फ्रेंड ये ध्यान दो, जो हमारे नियर साइटनेस होता है, नियर साइटनेस सॉरी, लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटेडनेस जो होता है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें हमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की दिखती है। तो हम पास की वस्तु की इमेज उठा के सबकी कहाँ बना देते हैं? 40 पे बना देते हैं। जहाँ पे भी उसे साफ दिख रही है वहीं बना देते हैं। ठीक है? पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, उसके केस में हम कौन-सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 171 पर। 171 है, कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 10 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की दूरी होगी। अब क्या हो रहा है? अब वो 5 पे देख पा रहा है, 10 पे नहीं देख पा रहा। ठीक है? यानी उसका जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु घटकर कितना रह गया? घटकर 5 मीटर रह गया। ठीक है? और हमें कितना करना है? 10 मीटर तक देखने के लिए, 10 मीटर तक ही दिखाना है। इन्फिनिटी कहते तो इन्फिनिटी दिखा दो, 10 मीटर दिखाना है। तो 1/f इज़ इक्वल क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। घटकर 5 मीटर रह गया, तो ये इस पे तो हमें बनानी है इमेज तो आ गई 5 -5 मीटर, ठीक है? और u हमें कितना बताना है? u बताना है माइनस के 10 मीटर, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई कि u हमेशा हम क्या लेंगे? u हमेशा वो लेंगे जिसकी इमेज बनानी है, v हमेशा वो लेंगे जिस पर इमेज बनानी है, ठीक? तो 1/f इज़ इक्वल 1/-5
-1/-10, ये हो गया -1/5 + 1/10, एलसीएम आ गया 10 -2 + 1, ठीक है। तो 1/f बराबर कितना हो गया? ये हो गया -1/10, दैट इज f बराबर आ गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ f कैसा आया? f आया नेगेटिव, जो किसको डिनोट करता है? डिनोट करता है कॉनकेव लेंस को, यानी कि जो हमारे पास निकट दृष्टि दोष होता है, दूर निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ओके, दैट्स इट। अब इनकी अगर पावर पूछ ली जाए तो फ्रेंड ये जो 1/f आया था यहीं से पावर बता देना, और ये सॉरी मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में है। और क्या आया है? बी, दैट इज माइनस के 10। चलते हैं 172 पर। ओ 172 से पहले फ्रेंड्स ये डाउट रिलेटेड क्वेश्चन थे, सेम कंसेप्ट से ही थे, वो बता देता हूँ जो अभी तक सिखाए उनसे। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब उसका सीधा और 4 गुना प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का 4 गुना बड़ा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, अब इसमें वो कह रहा है पहले तो कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है और 4 गुना बनता है। तो मेरे हिसाब से मैग्नीफिकेशन हो गया +4, ठीक है। और यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर माइनस के, ठीक है। तो क्या मैं f निकाल लूं? और फॉर्मूला वही m बराबर f/f माइनस यू, ठीक है। तो m कितना है? +4, f मुझे निकालना है, माइनस के -25। तो ये कितना हो गया? f + 25 इंटू 4 इज इक्वल f। हो गया कि नहीं? ये पूरा का पूरा मैं इधर उठा के ले गया, ठीक। तो 4f + 100 इज इक्वल f। तो f बराबर कितना हो गया? ये आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब ये तो आई f, लेकिन उसने ये कहा कि अगर 4 गुना प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाना है, 4 गुना उल्टा प्रतिबिंब बनाना है, तो अब वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? पहले वाले में तो वस्तु 25 पे रखी थी, लेकिन अब की बार उल्टी इमेज बनानी, ये तो सीधे के लिए था, ये किसके लिए था? सीधे के लिए। तो उल्टा बनाना है तो क्या कर दो? मैग्नीफिकेशन को नेगेटिव कर दो। तो अब सेकंड केस में हम मैग्नीफिकेशन क्या रखेंगे? -4 रखेंगे। तो m बराबर f/f माइनस यू, इस बार हमें f पता है और u निकालना है। तो -4 इज इक्वल f कितना है? 100/3 डिवाइडेड बाय 100/3 माइनस के u, ओके। तो ये पूरा का पूरा -4 एज इट इज, 100/3 एज इट इज, नीचे हमारा एलसीएम आ गया, क्या आ गया? 100 माइनस 3u डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये पूरा का पूरा इधर ले जाओ, -4 इंटू 100 माइनस 3u इज इक्वल 100, ठीक है। चीजें समझ में आनी है फ्रेंड, बिल्कुल जो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स होती है हमेशा वही यूज करता हूँ। 12u बराबर 100, तो 12u बराबर कितना आ जाएगा? 12u बराबर आ जाएगा 100 प्लस 400, तो u बराबर 500/12, ठीक है। तो ये 500/12 मतलब कितना हो गया? 125/3 हो गया, 125/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 से दोनों चीज कट रही है। 125 चौका 500, 250 गुना, हाँ हाँ 500, 500 और नीचे 4, 3, ठीक है। क्लियर हुआ? अब उसने पूछा था कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखना चाहिए, तो वस्तु को भैया इतनी दूरी पर रखना चाहिए, लेकिन इसमें ये कोई आंसर नहीं। उसने कहा पहली दूरी का 5/3 गुना। पहली दूरी कितनी थी? 25, तो कंपैरिजन कर दो, हाँ जी 5/3 गुना ही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। पहली दूरी कितनी थी बताओ? u बराबर 25 था, अब कितनी आई? u2 कितनी है? 125/3। तो अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं इसके 5/3 गुना कर दूं तो यही तो आ रहा है 125/3, ठीक है। तो पहली दूरी का 5/3 गुना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी डाउट सॉल्व है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने? बढ़िया क्वेश्चन है, सेम ही है, कर दो। फोकस 50 सेंटीमीटर है, किसकी है? अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण की फोकस होती है माइनस की, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा जाए यू हमें बताना है। मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन है m बराबर 2, दोगुने आकार है ना, तो 2 रखेंगे। अब ये 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आप मुझे सोच के बता दो जल्दी से, ठीक है, कि इसको नेगेटिव रखें या फिर
पॉजिटिव रखें। वेरी गुड। इसको हम क्या रखेंगे? इसको हम रखेंगे नेगेटिव, ठीक है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब में, तो ये हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है। तो अब हम शुरू करते हैं m बराबर f अपॉन f माइनस u से। तो -2 इज इक्वल -50 डिवाइडेड बाय -50 माइनस u। तो माइनस कॉमन लेके उड़ा दो, -50 अपॉन माइनस कॉमन लिया तो 50 प्लस u हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो -2 इज इक्वल 50/50 प्लस u, तो हो जाएगा -100 प्लस 2u इज इक्वल 50। तो 2u इज इक्वल 150। तो u बराबर 150/2 दैट इज 75 सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन है बट ये बढ़िया बढ़िया, तो करते रहे करो। चलो चलते 172 पर। एक व्यक्ति की बाईं आंख से निकट दृष्टि दोष है और उसका दूर बिंदु 2 मीटर है। बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आई में क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब पास की चीजें साफ देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता, ठीक है? और वो दूर की नहीं देख सकता, जो दूर बिंदु है वो 2 मीटर है। दूर बिंदु कितना है इसका? 2 मीटर, यानी 2 मीटर तक ही चीजें देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता, ठीक है? ओके। अब ये कह रहा है दाईं आंख में दूरदृष्टि दोष है और उसका निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। अब राइट की साइड में इसका दूसरा दोष है, मतलब दोनों आंखें अलग अलग हैं। पता नहीं कैसे देख रहा था जिंदगी भर। इसमें क्या है? इसमें दूरदृष्टि दोष है और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट बिंदु आ जाता है। तो डिफेक्टेड नियर पॉइंट कितना आ जाता है? 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से कम की नहीं देख सकता। तो उसके लिए आवश्यक लेंसों की शक्ति का क्या होगी? दोनों के लिए अलग अलग पावर निकलेगी, अलग अलग बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया। देखो भाई, फार पॉइंट के लिए 2 मीटर है, ठीक है? इन्होंने ये नहीं कहा कि उसे कहाँ की चीजें दिखानी है। तो अगर उस आँख को ठीक करना है तो हमें उसका ऐसा करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी की कोई भी इमेज आ जाए वो उसके 2 मीटर पर बन जाए। समझ गए? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर u बराबर जो होगा वो इन्फिनिटी रखा जाएगा, माइनस की इन्फिनिटी, और v बराबर जो रखा जाएगा माइनस के 2 मीटर रखा जाएगा। समझ गए या नहीं? देखो, उसने कहा जो फार पॉइंट है वो घटकर इन्फिनिटी से घटकर 2 मीटर हो गया। बस 2 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद उसे कोई चीज़ साफ नहीं दिखती। तो इन्फिनिटी तक साफ दिखाने के लिए उन सभी वस्तु की जो इमेज है उठा के कहाँ बना दो? 2 मीटर पे बना दो, ठीक? ये कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ से 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो 1/f को मैं p भी रख सकता हूँ। तो p बराबर क्या हो गया? 1/-2 माइनस के 1 माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो खत्म ही हो गया, इन्फिनिटी बराबर 0। तो p बराबर क्या आ गया? 1/-2, ठीक है? किसमें? क्योंकि ये मीटर में है, तो p बराबर कितना आ गया? p बराबर है 0.5 डी, माइनस के 0.5 डी। ये तो आ गया एक लेंस, ठीक है? और ये कौन सा लेंस आया मुझे बताना जरा? ये आया कॉनकेव लेंस। कौन सा आया? कॉनकेव। फ्रेंड, जब भी दूरदृष्टि दोष हो ना, समझ जाओ कॉनकेव लेंस है, ठीक? पूछा नहीं था, बता दिया। अब आता है दूसरी वाली पे। दूसरी वाली पे वो कहाँ देख सकता है? 25, सॉरी 75, 75 से कम की कोई चीज़ नहीं दिख रही, बस 75 भी दिखती है, उससे पास होते ही चीज़ें धुंधली हो जाएगी, ठीक है? इसको सही करना है तो उसका हमें नियर पॉइंट कहाँ तक लाना पड़ेगा? 25 तक लाना पड़ेगा, यानी कि u बराबर हमें कितना दिखाना है? उसे माइनस के 25 दिखाना है। v हमारा कितना होना चाहिए? 75 पे इमेज बनानी है। ओके, क्लियर? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दैट विल बी -75 प्लस 1/25। ये तो पता लग गया होगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो 75 और 25, 75 एलसीएम, माइनस के 1 प्लस के 3, ठीक है? कितना रह गया? इट विल बी 2/75। 1/f इज इक्वल 2/75। तो p बराबर क्या रह गया? 2/75। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है? और p जो होना चाहिए वो मीटर के हिसाब से होना चाहिए, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? जो f था वो यहाँ सेंटीमीटर में था, और p में जो f होना चाहिए, f शुड बी इन मीटर, ठीक है? p में f कितना होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। दैट्स इट, मैंने मीटर से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? तो 75 से इसे काट लो, कितना कट जाएगा देखो। 25 से 75, 25 से 81, 4/3, 4 दूनी 8, 8/3, दैट इज 2.7 डायोप्टर, ये आ गया। अभी कैसा आया? पॉजिटिव का, पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स, ठीक है? सो मेरा आंसर आ रहा है बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 173 पर।
इसमें से हमें बताना है द्वितीयक लाभ कौन-सा है? सेकेंडरी कलर आर। फ्रेंड देखो 2 तरह के कलर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आप सोचोगे प्राइमरी कलर तो लूडो वाले होते होंगे, 4 कलर हैं। बिल्कुल सही बात है लेकिन गलत है। क्यों है? प्राइमरी कलर फ्रेंड देखो ध्यान से कौन-सा होता है? प्राइमरी कलर होता है, एक तो होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। येलो प्राइमरी होता ही नहीं, येलो तो सेकेंडरी कलर है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर, द्वितीयक कलर जो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो सेकेंडरी कलर्स हमारे कौन से होते हैं? वो होते हैं, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, CMY। अब ये जो होते हैं, कभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है कलर वाला, तो उसके साइड में ना 4 कलर बने होंगे। 4 में से ब्लैक को छोड़ दो, बाकी जो 3 कलर है वो यही है। C का मतलब होता है केओन, M का मतलब होता है मजेंटा, मजेंटा, ठीक है? और Y है येलो। अब केओन कैसे बनता है, मजेंटा कैसे बनता है, येलो कैसे बनता है? तो येलो तो भैया कॉम्बिनेशन है रेड प्लस ग्रीन का, ठीक है? मजेंटा जो कॉम्बिनेशन है वो है रेड प्लस ब्लू का और जो केओन कलर है वो है रेड ब्लू प्लस ग्रीन का, ठीक? तो मजेंटा नीला और पीला नहीं, मैजेंटा, सियान और पीला, दैट इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना सेकेंडरी कलर ये होता है। अब बात करते हैं ब्लैक की, भैया ब्लैक कलर की बात करता हूँ, ब्लैक का मतलब होता है कि कोई भी मतलब मिक्स नहीं है, इसमें कोई कलर, नो कलर एब्सेंट, मतलब कोई कलर प्रेज़ेंट नहीं है। इट कैन एब्ज़ॉर्ब ऑल वेवलेंथ, इट कैन एब्ज़ॉर्ब ऑल वेवलेंथ, ये कलर सारा होता है। और व्हाइट कैसे बनता है? व्हाइट बाय मिक्सिंग ऑफ ऑल 3 कलर, ठीक है? तीनों को मिक्स कर दो व्हाइट बन जाएगा। ठीक, तो पता होना चाहिए सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। 174 की बात करते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह क्या है? भैया फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग मिलते हैं, दैट इज़ विबग्योर हम इन्हें कहते हैं। ठीक है? ध्यान देना इस विबग्योर में मैं आपको बताता हूँ, जब हम व्हाइट लाइट को इसमें से पास करते हैं तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है एंड दिस फेनोमेना इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग नहीं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है अपने रंगों में विभक्त होना, स्कैटरिंग होता है टकराकर दूसरी जगह दिशा में चला जाना। दोनों फ़र्क है। तो जब व्हाइट लाइट इस प्रिज़्म से गुजरती है, तो इसमें जो कलर का ऑर्डर आता है बाहर निकल के, वो आता है वायलेट, ब्लू, इंडिगो, फिर ये वाला ब्लू, फिर हमारा आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज। ऑरेंज हमारे पास नहीं है तो ये बना लेता हूँ। इसके ऊपर एक और रो वो कर देंगे येलो। तो ऑरेंज हो गया, ठीक है? और हमारा आता है रेड, ठीक है? तो ये सब कलर हो गए। तो ये नीचे से शुरू करते हैं VIBGYOR, विबग्योर बनता है। अब फ्रेंड ध्यान दो, इसमें जो रेड कलर होता है, उसका जो डेविएशन होता है, रेड कलर का डेविएशन यानी कि विचलन सबसे कम होता है, ठीक है? और जो वायलेट कलर होता है, वी यदि वायलेट कलर, उसका जो डेविएशन होता है, उसका जो विचलन होता है, ठीक है? वो सबसे अधिक होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। अब ये डेविएशन का सिस्टम क्या है वो समझो। हमें पता है प्रिज़्म से एक लाइट गई और दूसरी साइड निकल गई, ठीक है? अब इस लाइट के जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ाते हुए दूसरी लाइट के निकलने वाले रास्ते के बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण। एक बात क्लियर होगी, एक दूसरा कंसेप्ट भी ध्यान रखो, ठीक है? एक दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखो, जो विचलन होता है, वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, इसका तरंगदैर्ध्य का, ठीक है? सो डेविएशन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है? तो जिस वेवलेंथ जितनी कम वेवलेंथ जितनी कम, डेविएशन उतना ज़्यादा, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा, डेविएशन उतना कम। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है और जो वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। पॉइंट शुड बी नोटिस, सारे पॉइंट क्लियर कर लो अपने, कोई चीज़ छोड़ना मत, ठीक है? 75 पे चलते हैं। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपने आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाई तो माध्यम के अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तो डेविएशन और तरंगदैर्ध्य के बीच रिलेशन बताया, अब रिलेशन आ गया तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक दैट इज़ म्यू के बीच। तो फ्रेंड ध्यान दो, म्यू जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य के, ठीक है? म्यू जो होता है तरंगदैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्होंने कहा अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ाई
तो म्यू घटेगा। बस इतनी सी बात है। अपवर्तनांक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए। तो म्यू किसी भी एक पर्टिकुलर लैम्डा पर क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। ठीक, अब यहाँ ए और बी क्या है? ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड डिपेंड अपॉन मटेरियल्स। ओके, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उस पे डिपेंड करता है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कांसेप्ट सिलेबस में था तो बता दिया। चलते हैं 176 पर। श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग के लिए आंख की दृश्यता विजिबिलिटी सर्वाधिक है, वह क्या है? श्वेत प्रकाश में आंख की दृश्यता सबसे ज्यादा होती है किसके लिए? येलो कलर के लिए। येलो कलर सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5,555 नैनोमीटर की। ठीक है, हमारी विजिबल लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसका जो रीजन होता है फ्रेंड, ध्यान रखना, वो नैनोमीटर रेंज का होता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पर। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा रिफ्रैक्टिव से ही है। जो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना थी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो सब उसी से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं वो वेरिएबल्स बताओ, वो चीजें बताओ जो लाइट एयर से अगर ग्लास में चली जाए, एयर जो कि रेयर मीडियम है, और उससे ये दूसरे मीडियम में चली जाए, दैट इज डेंसर मीडियम, जो कि हमारा ग्लास है, तब क्या-क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो फ्रेंड बताता हूँ, जब लाइट कहीं से भी कहीं भी जाए, किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, केवल एक चीज जो चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। चाहे लाइट कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। उसके अलावा सब बदल जाएगा। वेवलेंथ बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। और वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही एक्चुअल में ये जो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, ये होती है। ठीक है? समझ गए? रिफ्रैक्शन की फेनोमेना है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डी ऑप्शन इज द करेक्ट कि वेवलेंथ और वेलोसिटी ही चेंजेस होते हैं। तो अगर ये आ जाए कभी कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होती, ठीक है? कौन-सी अप्रभावित रहती है? तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति अप्रभावित रहती है। ठीक है? आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति का मान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर नहीं बदलता है। 178 की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है? भैया वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में न्यूनतम बतानी है। न्यूनतम बतानी है, ऑर्डर लगवाया था किसमें? स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में, जब शुरू कराया था तभी बता दिया था। यहाँ पर ऑप्टिक्स के हिसाब से आ रहा है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, न्यूनतम से लेके मैक्सिमम तक लगाओ। सबसे कम होती है कॉस्मिक रेज़ की। कॉस्मिक रेज़ में ही इसकी सिस्टर आती है, दैट इज़ कॉल्ड द गामा रेज़। ठीक है? ये भी इसी में आती है। उसके बाद जो हमारी आती है थोड़ी-सी ज़्यादा, इनसे आती है एक्स-रेज़ की। एक्स-रेज़ से ज़्यादा जो आती है हमारी, वो आती है यूवी रेज़ की। यूवी रेज़ से जो आते हैं हमारी ज़्यादा, वो आते हैं विज़िबल रेज़ की। विज़िबल की भी बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आती है फ्रेंड्स माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के बाद सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य आती है रेडियो वेव की। अब इनकी तरंगदैर्ध्य की रेंज क्या होती है वो भी लिखवा रखी है मैंने स्पेक्ट्रम वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना अगर आ गई। अब सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है? कॉस्मिक रेज़ की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसका अपोज़िट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कॉस्मिक रेज़ की होती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है? वेवलेंथ ऊपर की साइड कम, नीचे की साइड ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट। ओके, चलो चलते हैं 179 पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट फॉर्म। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बता दिया था कि जब आपका एंगल ऑफ सी से ज़्यादा हो जाए, एंगल ऑफ सी से ज़्यादा हो जाए, तब आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक और बात है, इसके लिए खास बात ये है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो अब देखो, डायमंड टू ग्लास, डायमंड ज़्यादा डेंस है, ठीक है? और ये काँच रेयर है। दूसरी वाली बात करता हूँ, वाटर टू ग्लास, ये रेयर टू डेंसर है। एयर टू वाटर, ये भी रेयर टू डेंसर है, क्योंकि वायु हल्की होती है, जल भारी होता है, सघन माध्यम है, और वायु विरल माध्यम है। वायु से काँच, ये भी सेम है। तो केवल एक केस में, डायमंड टू ग्लास में ही ये कांसेप्ट होगा। तो ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए कांसेप्ट होता है। ठीक है? चलते हैं 180 पर। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर लाइट डेकोरेशन
एंड द एडवर्टाइजमेंट इज दिस इज द नियॉन गैस। नियॉन गैस जो होती है वो जगमगाहट के लिए, प्रकाश सजावट के लिए आजकल यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ है नियॉन गैस। 181 मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कुछ फेनोमेना की, लाइक आपका एंडोस्कोप हो गया पहली चीज, दूसरी चीज है ऑप्टिकल फाइबर, तीसरी चीज है डायमंड का चमकना, डायमंड की शाइन, ठीक है। चौथी चीज होती है एक मिराज, जिसे हम मृग मरीचिका कहते हैं, ठीक है, मिराज हो गया। ये सब जो फेनोमेना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फेनोमेना है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फेनोमेना याद रखना, ठीक। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इनके अंदर क्या होता है, जो लाइट जाती है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जाती है, टकरा टकरा के अंदर चली जाती है, उसी से इमेज बनती है, वो बाहर आती है। 182 की बात करते हैं, मृग मरीचिका का कारण है, द रीजन ऑफ द मिराज इज डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। हीरे की कटिंग ही इस डिजाइन से की जाती है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और वो जगमगाहट दे, ठीक है। लाइट उसके अंदर से जाए, टकराए, डिस्पर्जन और फिर वापस आ जाए, ठीक है, जिसके कारण वो चमकदार दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ देखो 180 गए थे, 2-3 क्वेश्चन ये इसी कंसेप्ट से थे, तो इसमें हाथ के हाथ फरा दिए मैंने, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूँ, देख जरूर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 184 से। सो मिलता हूँ उसी वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर है, अब वेव ऑप्टिक्स। बाय एवरीवन।